तो चलिए आइए, नए साल के शुभ अवसर पर नए जोश जुनून और उमंग के साथ नए 10th क्लास का बैच प्रारंभ हो गया है। तो तमाम बच्चों को सबसे पहले आज नव वर्ष की 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते हैं हम लोग आज बेसिक क्लास के दौर में और बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल शालीनता के साथ, बेहतरीन ढंग से सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज देखने का प्रयास करें, बोर्ड पर आपको बिल्कुल सारे चीज को, अभी बेसिक चीजों को दर्शाया गया है। इसके बाद ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ये 2026 का 10th क्लास के लिए पहली कक्षा का प्रारंभ हो गया है, आगाज हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इस चीजों को पहले दिमाग में ठान के चलना है कि अब की बार जो है ना, कोई भी चीज इधर उधर नहीं करना है और आराम से शालीनता के साथ तैयारी करनी है और आने वाले मैट्रिक की परीक्षा में शानदार अंक लेकर आना है, ताकि आपके माता पिता के गौरव जो है ना बढ़ सके और तमाम बच्चे इसी तरह से, इसी सोच के साथ तैयारी करेंगे। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें, मैं विशेष बात नहीं करना चाहूँगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को मैं बोल दे रहा हूं कि 1 तारीख से बैच प्रारंभ होना था, लेकिन लेट हुआ। आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख से बैच प्रारंभ हो गया। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अविलंब आने का प्रयास करें। अच्छे अंकों का उम्मीद रखते हैं तो आप देर ना करें और आने का प्रयास करें, लेकिन पहले सजग हो जाए कि पढ़ना है तब यहाँ आनी है। ऐसे नहीं कि आए और मेला देखकर चले गए, ऐसा नहीं करनी है। अगर दिमाग में है कि हमें रिजल्ट अच्छी करनी है तो आप यहाँ आए और पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए बिना बात करते हुए मेन पॉइंट पर रहते हैं। जरा सा भी लाग लपेटा कुछ भी नहीं रहते हैं और चीजों को करने का करते हैं प्रयास। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, प्राकृत संख्या, ये सब चीज है, बेसिक चीजें हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, इसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर कहता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या दूसरे नंबर में ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक लिखी गई संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत को बच्चे को? तो चलिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये प्लस इन्फिनिटिव था, ये सारे का सारे क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, क्योंकि 1 से प्रारंभ होता है। यदि कहेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसका हम लोग आता पता नहीं लगा सकते। पता लगा सकते हैं? कोई कहेगा सबसे बड़ा सर जी 99 ये होगा, कहेगा 1000 होगा, इसका आता पता कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे ना? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न हम डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे ढंग से, मैं पहले कमिटमेंट कर दे रहा हूं कि इस टेस्ट में 15 तारीख को जो टेस्ट होने वाली है नए कक्षा का, उसमें काफी आकर्षक गिफ्ट और तमाम बच्चे जितने 10 टॉप में आने वाले बच्चे होंगे, सारे को अच्छे ढंग से संबोधित किया जाएगा। तो इसीलिए आप इसमें छूटने का प्रयास ना करें, अपने बुलंदी के साथ, जोश जुनून के साथ 2026 में तैयारी करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात तुम्हारे जहन में गया होगा। तो चलिए अब करते हैं पूर्ण संख्या की बात। तो पूर्ण संख्या की बात, तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चे? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? इसी के आगे हम 0 अगर शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? होल नंबर। या कहेंगे क्या कि प्राकृतिक संख्या के पहले 0 शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या 0 से अनंत तक लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चे? देखो जी, यही चीज है ना बच्चे, इतना को कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो और इसके आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत? तो कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत। उसको आप पता नहीं लगा सकते। चलो देखो, अब कहता है क्या पूर्णांक क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर क्या है। चलो देखने का प्रयास करो। इसमें क्या होता है? धनात्मक संख्याओं के समूह और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखो बच्चा क्या कर रहा है, तो पूरा सिंसियर होके यहाँ अटेंटिव होकर देखने का प्रयास करें। तो चलो देखो, तो हम कह रहे थे क्या कि पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर नंबर। तो कहता है कि सभी धनात्मक संख्याओं के समूह और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। कोई दिक्कत? या कहेंगे क्या
जीरो से दाईं और सभी धनात्मक संख्याओं का समूह और जीरो से बाईं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चे? पूर्णांक कहते हैं। देखो जरा सा, जीरो से इधर सब धनात्मक है ना, और जीरो से इधर सभी ऋणात्मक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक। और सम संख्या, इसको अंग्रेजी में इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इवेन नंबर। नहीं सुने? क्या बोला? फिर से बोलो। गुड। चलो देखो, कहता है सम संख्या, ये बचपन में भी पढ़ा था तू लोग। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या दूसरा तुम्हारा है कि वैसी संख्या जिसका जोड़ा होता है उसे भी क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे देखो, दो है तो दो से पूरा पूरा कर जाएगा, चार है तो दो से पूरा पूरा कर जाएगा, छह है तो दो से पूरा पूरा कर जाएगा। ये है, इसमें भी कहेगा सबसे छोटी सम संख्या तो दो और सबसे बड़ी पता नहीं, अता पता कुछ नहीं है ना। तो चलो अब यहाँ आने का प्रयास करें, विषम संख्या में आने का प्रयास करें। विषम संख्या, ये बात तू लोग पढ़ चुका है कि विषम संख्या होता क्या है? जिसका जोड़ा ना हो और जो दो से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो जरा सा, तीन में दो से भागा देगा तो शेष बच जाएगा ना रे। अब देखो ये क्या है? पांच। क्या है बच्चे? दो से भागा, दशमलव में नहीं, पूर्ण संख्या में। तो यही हो गया तुम्हारा क्या? विषम संख्या। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? जो क्या होता है कि दो से अधिक संख्याओं से कटता है, वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे चार, देखो चार चारों से कटेगा, दुइयों से कटेगा, और क्या दो से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये भाज्य संख्या। जैसे छह है तो छह दुइयों से कटेगा, तीनों से कटेगा, तिनको से कटेगा, छक्कों से कटेगा ना रे। तो यही सब क्या है तुम्हारा? ये भाज्य संख्या। क्या बच्चे? भाज्य। अब देखो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक अथवा स्वयं से ही कटता है। जैसे सात, सात या शतके से कटेगा या चाहे इक्के से कटेगा। बात समझ रहे ना? लेकिन फायदा तो नहीं होगा, सात से कटाओगे तो 7 बार में फिर तो 7 आ जाएगा, दिक्कत। चलो देखो यहाँ, तो ये हो गया तुम्हारा, ये सारे एग्जाम्पल हो गया। अब उसमें ऐसा भी हम दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या, तब जो बच्चा को याद रहेगा वही ना मारेगा टी। आप कहेंगे निम्नलिखित में से सम संख्या कौन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या, ये कल की कक्षा में होगा। चलो, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF केवल एक हो। तो देखो यहाँ, इस सब का जो इसका HCF जब निकालोगे ना तो केवल इसका एक आएगा। ये चीज तुम लोगों को कल थ्योरी में बताएंगे। अब कहता है संख्या, संख्या हमें यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन संख्या हम नहीं लिखे थे। संख्या मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको नंबर। तो संख्या क्या होता है? तो संख्या एक अंदर, तुम लोग एक दिमाग लगाओ कि अगर संख्या नहीं होता तो क्या क्या होता है ना। कैसे कहते आज 5वां दिन है, कैसे कहते 2026 चल रहा है, कैसे कहते कि 2025 चल रहा है। अगर संख्या नहीं होता तो काउंट पता नहीं। तो संख्या क्या है? संख्या को हम लोग देख नहीं सकते, ये अनसीन चीजें होती है, इससे अंदाज लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इतना है ना। बात समझ रहे ना? तो इसीलिए कहते हैं कि संख्या एक अंदाज है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 नंबर का खिलाड़ी, 2 नंबर का खिलाड़ी, 5 नंबर का खिलाड़ी, 5 गो लड़का, 10 गो लड़की, है ना, 10 गो गाय, 5 गो गाय, है ना। ये समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो यही है तुम लोगों का ये संख्या है। बात समझ आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। और ये बैच जो है ना आपका 2026 में प्रारंभ हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस चीजों को सुनने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को लगातार अपने दोस्तों में सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे ताकि सभी बच्चों को जानकारी मिल सके और अपना तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सके। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसको लिख लिए होंगे और आराम से दिखाने का प्रयास करेंगे बेहतरीन ढंग से। जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर दिख रहा है तो आप बोलेंगे यस, और नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे नो, है ना। दिख रहा है क्या? yes, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो, अब हम लोग पहुंच गए थे, परिभाषा नंबर 9 तक हो गया था। आज हम लोग 10वां से करने का प्रयास करते हैं और सारे बच्चे इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाला जो एक्सरसाइज होगा उसमें तुमको बेहतरीन ढंग से ये चीजें क्या हो समझ में आ सके। तो चलो, परिमेय संख्या है पहले। क्या है बच्चे? परिमेय संख्या। पहले इस चीजों को समझने का प्रयास करें। इसमें जो है ना बहुत लोगों को जो है ना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करोगे सारे बच्चे। तो चलो, सिंसियर हो गया देखने का प्रयास करो। कहता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, P/Q का रूप का हो, परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब
मतलब कि नीचे में जीरो ना हो। अगर नीचे में जीरो हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, उसका कोई परिभाषा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद हो गया। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप का हो लेकिन q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो, है ना। मतलब कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि q के जगह पर जीरो नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चलो देखो यहाँ, तो ये चीजें याद हो गया होगा। तो चलो देखो, जैसे कहेगा कि 4 तो सर p बटे q के रूप में नहीं है, तुमको दिखता थोड़ा कम है। एक रहता है ना किसी संख्या के लिए, देखो p बटे q के रूप में हो गया ना, आई तो है ही। अब जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल भी निकल जाता है वो भी परिमेय संख्या कहलाता है। और उतना ही नहीं, देखो जरा सा, यदि कोई संख्या ऐसे करके बार बार रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी परिमेय के श्रेणी में आता है। इस पर क्या करते हैं, सारे को मिटा के इस पर रेखरिंग दे देते हैं, है ना। बात समझ रहे ना। अब कुछ से कुछ आज आने लगे है ना, ऐसे कुछ से कुछ, तो ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में, तो आगे चल के हम बताएंगे। बात समझ में आ रहा ना? पहले चीजों को समझने का प्रयास करो काफी अच्छे ढंग से। अगर समझ लेते हो तो तुमको आसान लगेगा। जहां भी तुमको दिक्कत होगा, जरा सा भी दिक्कत होगा तो बोलने का प्रयास करोगे। तो चलो, इतना समझ में आ गया। पहले अब तुम लोग क्या करोगे, इस चीजों को याद करने का प्रयास करोगे। एक वन लाइनर प्रश्न है ना, याद हो जाना चाहिए कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप का हो और जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए, हम ये कह रहे थे बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। अब है अप्रमेय संख्या। क्या बच्चे? तो अप्रमेय संख्या समझने का प्रयास करोगे। अप्रमेय संख्या होता क्या है? कह रहा है कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप का ना हो, p बटे q के रूप का ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे देखो, पाई एक अप्रमेय संख्या, बार बार पूछा जाएगा, समझने का प्रयास करो। पूछेगा निम्नलिखित में से पाई क्या है, तो पाई एक अप्रमेय संख्या। पाई समझा रे भाई? पाई क्या है? क्या पाई क्या है? अब कहेगा, तू लोग कहेगा कि सर पाई तो परिमेय होना चाहिए क्योंकि 22/60 होता है, p बटे q के रूप में होता है। लेकिन उससे जब भाग दोगे ना तो जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। समझ रहा ना? तो इसीलिए यह एक अप्रमेय संख्या। बात समझ रहा ना? तो अब देखो, जैसे अप्रमेय संख्या में देखो यहाँ 1.23 कुछ डॉट 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 है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह सबका सब क्या है? अप्रमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? अब कहता वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या रे? रियल नंबर। अंग्रेजी में परिमेय संख्या को रेशनल नंबर पढ़ेंगे। अंग्रेजी इसलिए हम कर देते हैं क्योंकि बहुत बच्चे अंग्रेजी पढ़ने से जो है ना भागते हैं। अब देखो, अब है अपरिमेय संख्या, है ना, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गया ना? अब आते हैं वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या कहते हैं बच्चे? रियल नंबर। वास्तविक कहता है ना, रियल बात है, ये रियल बात है। तो कहता है जिसमें सभी प्रकार की संख्या होता है, सभी प्रकार के संख्याओं का समूह होता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो, इसमें परिमेय भी रहेगा अप्रमेय भी रहेगा। तो कहता है वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह का हो तो उसे क्या कहते हैं? वो वास्तविक संख्या कहलाती है। हो वास्तविक हो तो ऐसे भी चलेगा। चलो देखो, तो ये देखो, ये परिमेय है ना, देखो ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये अप्रमेय, ये देखो जरा से क्या है? अप्रमेय। सभी प्रकार की संख्या है ना, इसीलिए क्या हो गया? वास्तविक संख्या। क्या हो गया? अब आते हैं अवास्तविक संख्या। किसमें? अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या जरा समझने का प्रयास करो। अवास्तविक संख्या में क्या होता है? इसको कहते हैं अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या? अब कहता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जरा सा सुनो। जैसे तुम्हारा
रूट में रूट यानी करनी, रूट यानी देखो बच्चे 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे रूट के बारे में। इसको कहते हैं रूट, है ना। करनी, झरनी नहीं समझना, करनी, करनी रे बच्चे, करनी बुझा। हाँ तो चलो देखो करनी, देखो यहाँ ये रूट में है ना, तो कहता है वैसी संख्या जो करनी के अंदर ऋणात्मक हो, करनी के अंदर ऋणात्मक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। तब प्रायः लोग क्या करते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। प्रायः लोग करते हैं क्या कि जब ऐसा नंबर आता है तो छोड़ देता है, बच्चों को ज्ञान नहीं देते हैं कि ये है क्या, है ना। क्योंकि देखो ये सिलेबस जो है ये इमेजिनरी नंबर एक चैप्टर ही है, 11th क्लास में जाओगे तो वहां पढ़ना होता है। इसको हम लोग आयोटा से दर्शाते हैं, किससे, आयोटा से, है ना। तो इसलिए थोड़ा डीपली नॉलेज लेने की जरूरत है। तो चलो देखो बात समझ रहे हैं, आयोटा ऐसे रहता है, इसको कहते हैं आयोटा। कोई दिक्कत, चलो देखो अब है अंक गणित आधारभूत प्रमेय। क्या रे बच्चा, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, ये तो याद कर लेना है पूरा तुम लोगों को, समझ भी लेना है। चलो देखो अब देखो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, क्या, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे थ्योरम, क्या रे, इसको पढ़ोगे और अर्थमेटिक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे, हाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल 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 थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कहता है देखो, कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहता प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो भाज्य संख्या पढ़ा है तो लोगों से, कहता उसको अभाज्य संख्या के गुणन, अभाज्य क्या लिखा है रूप में, हाँ कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहता प्रत्येक भाज्य संख्या जो होता है ना बच्चे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलो देखो ये समझाएंगे। जैसे देखो 8 है भाज्य संख्या, क्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 से लगाओगे 4 दूना 8, 2 से फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसका गुना करो, ये हो गया। देखो अब ये क्या बन गया, अभाज्य संख्या ना बन गया, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। जैसे हम करते हैं, जैसे तुम देखने का प्रयास करो, जैसे 12 12 का गुना, ये तो भाज्य संख्या है। अब देखो ये अभाज्य गुना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हो जाएगा। जरा से देखो अभाज्य का मतलब क्या, अभाज्य का मतलब क्या, जो 1 से अथवा स्वयं से कटे, है ना रे। चलो देखो 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 2 से, सॉरी यार अब तो नहीं कटेगा, अब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। देखो ये अभाज्य संख्या है ना, ये अभाज्य संख्या हो गया ना, सम अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या बन गया ना, सब गुना के रूप में हो गया ना। दिमाग को खोल के बैठो, दिमाग को पूरा खोल के बैठो तब समझ में आएगा। अब देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया ना रे, अभाज्य और सब गुना में आ गया। टोटल जैसे करो 140 ले लो, कोई दिक्कत, देखना ये अभी भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्यों भाज्य है बच्चे, क्योंकि देखो ये क्यों भाज्य है, क्योंकि मेरा नियम है कि भाज्य संख्या खुद से और एक के अलावा 2 संख्याओं के अलावा तीसरे से भी कटता है, इसीलिए उसको भाज्य है। बात समझ में आ गया। तो देखो यहाँ ई क्या, कौन कौन से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 से भी कटेगा, है ना रे, 2 संख्या से कटेगा। अब फिर ई अभाज्य संख्या के रूप में दिखने लगा, क्या दिखने लगा। चलो अब इसका करो 70, 2 से 35, फिर 5 से 7 बचे 35। अब देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, देखो था भाज, था भाज,
था क्या? लेकिन जब इसका गुणनखंड किए तब प्रत्येक बन गया अभाज्य, प्रत्येक बन गया अभाज्य। था भाज लेकिन था केतारी, लेकिन केतारी से बन गया लड्डू, रसगुल्ला, है ना रे? खेलना, जो चीज बनाना चाहे बन सकता है ना रे? समझ में आ रहा ना? हाँ, चलो देखो, तो यही समझ में। अब देखो इसी में क्या कह रहा है, और देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। ये चीजें समझ में नहीं आएगा, कितनों देखेगा नहीं समझ में आएगा, बता दे रहे हैं, इसीलिए समझो। यहाँ कहता है अभाज्य, इतना बात तो समझ में आ गया। कहता तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्रम के बिना कहने का मतलब है कि इसका गुणनखंड अब फिर 120 का गुणनखंड अगर ले लेंगे तो वो एक जैसा ना मिलेगा, मिलेगा क्या? उसका अलग अलग होगा, होगा कि नहीं? है वो भाज्य संख्या, यो भाज्य संख्या है, लेकिन जब दोनों का फैक्टर करेंगे तो दोनों मिलेगा क्या? कुछ टर्म मिलेगा, लेकिन कुछ टर्म नहीं मिलेगा, मिलेगा कि? इसीलिए क्या कहता है ये, क्या कहता है ये गुणनखंड जो होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय, है ना? बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स कॉल इट अ डे। अब हम लोग कल मिलते हैं इसी क्लास में।